बच्चों, थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान के अंदर जो सेकंड पेपर है उसमें अभी अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, किस कारण से आगे बढ़ा, और कल अपन ये भी देखा था कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या है, किस कारण से इसको न्यायोचित ठहराया जाता है इसकी उपलब्धियों के कारण। तो वो जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां, इसके आधार पर इसकी प्रासंगिकता और सार्थकता भी साबित की जाती है। लेकिन चाहे वो शीत युद्ध के दौर में, जब दुनिया दो ध्रुवों में, दो विपरीत ध्रुवों में विभाजित थी, अथवा 1991 के बाद जब शीत युद्ध का समापन हो गया, उसके बाद की स्थिति हो, उन सभी स्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना भी की जाती रही है। इसकी प्रासंगिकता, इसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहे हैं। इसकी कमजोरियों को आधार बनाकर ये आलोचनाएं की जाती रही है, ये कहकर कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन असल में एक बहुत ही वेग सा, बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट सा, एक बहुत ही अस्पष्ट सा विचार है, जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो असल में अस्तित्व में नहीं है, यथार्थ की धरातल पर। ये कहते हुए इसकी आलोचना की जाती है। ये तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति कई देशों ने, भारत समेत कई देशों ने अपने विदेश नीति में अपनाई, लेकिन इसके बावजूद ये आलोचनाएं की जाती रही है। और इसलिए इसकी आलोचनाएं किस आधार पर होती है, क्या कमजोरियां गिनाई जाती है, उसकी भी हम एक बार चर्चा कर लें। इसके दोष, गुण दोष क्या है। सबसे पहला, सैद्धांतिक कमजोरी, सैद्धांतिक रूप से अनुपयुक्त। आलोचक ये कहते हैं कि सिद्धांततः गुटनिरपेक्षता नाम की कोई चीज नहीं होती। गुटनिरपेक्षता का मतलब उदासीनता है, आप उदासीन नहीं रह सकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। गुटनिरपेक्षता का मतलब अलगाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, आप वो नहीं हो सकते अलग, आपको हर तरीके से इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। गुटनिरपेक्ष का मतलब असंलग्नता है, यानी सब चीजों से विलग वो नहीं हो सकते आप। इसलिए सिद्धांत रूप में गुटनिरपेक्षता नाम की कोई चीज नहीं होती। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसलिए एक आभासी है, लोगों के मन का फितूर है, ऐसा अमेरिकी कई सारे विशेषज्ञों ने कहा शीत युद्ध के दौरान में कि ये कुछ नहीं, ये सब एक तरह से आभासी है। और उन्होंने इस आधार को भी कहा कि किस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन में गुटनिरपेक्षता के बावजूद अनेक देश इस गुट में या उस गुट में शामिल होते हैं। जैसे क्यूबा इसका बड़ा उदाहरण वो देते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से साम्यवादी सोवियत खेमे में था, लेकिन वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ही बड़ा देश था। वहां हवाना में शिखर सम्मेलन भी हुआ। इसी तरह से घाना कुछ समय तक, बर्मा, युगोस्लाविया, ये वो देश थे जो कि कहने को गुटनिरपेक्ष आंदोलन शामिल थे, लेकिन थे किसी गुट में। हालांकि दूसरा पक्ष भी कहता है कि पाकिस्तान, थाईलैंड, ऐसे देश जो कि कुल मिलाकर अमेरिकी गुट में थे, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में थे। तो सिद्धांत रूप में इसके ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि ना, ये जो है ये व्यवहारिक नहीं था, यथार्थ रूप में ये संभव नहीं था, और ये तो गुटों में बटे हुए। हालांकि भारत के एक बड़े विशेषज्ञ प्रोफेसर एम.एस. राजन ने कहा है कि ये आलोचनाएं व्यर्थ हैं, ये आलोचनाएं सही नहीं है। गुटनिरपेक्षता की अवसरवादिता की नीति के रूप में इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन
गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत सिद्धांत रूप में स्टैंड करता है, सिद्धांत रूप में सही, यानी दोनों गुटों से अलग हम अपनी स्वतंत्र नीति बनाए, यह सिद्धांत है और यह एग्जिस्ट करता है। तो सिद्धांत रूप में इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना जो है इसकी वो है बाहरी सहायता पर निर्भरता। बाहरी सहायता का मतलब है बाहरी आर्थिक सहायता, यानी तीसरी दुनिया के देश जो थे वो कुल मिलाकर नवोदित राष्ट्र थे, पिछड़े हुए थे आर्थिक रूप से, उनको बड़े देशों से आर्थिक सहायता की दरकार थी। और इसलिए ऐसे में जब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता ले रहे थे, ये आरोप तो भारत के ऊपर भी लगा कि भारत ने अमेरिका से भी, सोवियत संघ से भी समय समय पर आर्थिक सहायता ली है। तो जब दोनों गुटों से आप आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हो और इस चक्कर में इस कारण से कई बार उनकी कूटनीतिक या राजनीतिक बातों को, आर्थिक शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है, तो ये कहाँ की गुटनिरपेक्षता? ये गुटनिरपेक्षता असल में है नहीं, ये दिखाने की चीज। सोवियत संघ और चीन बाद में उन्होंने एक प्रकार से आर्थिक उपनिवेशवाद की शुरुआत की। ट्रूमैन सी मार्शल योजना के माध्यम से तो अमेरिका ने स्वयं एक आर्थिक नव उपनिवेशवाद की शुरुआत कर दी थी। और इस नव उपनिवेशवाद में बहुत सारे ऐसे विकासशील देश थे, तीसरी दुनिया के देश थे, जो कि असल में आर्थिक सहायता ले रहे थे लेकिन गुटनिरपेक्ष होने का दमदम ही भरते थे। तो इसलिए इस आधार पर भी आलोचना की जाती है, यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए बड़े देशों पर आश्रित हो तो उस राष्ट्र की संप्रभुता और गुटनिरपेक्षता की नीति ये गारंटीड नहीं है, सुनिश्चित नहीं, और नहीं रहा। शीत युद्ध के काल में ऐसे नहीं रहा, ये अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। फिलीपींस है, थाईलैंड है, या पाकिस्तान हो या क्यूबा हो या युगोस्लाविया हो, मैंने बताया है ना। आरोप भारत पर भी लगते रहे हैं कि जिस प्रकार 1971 में भारत ने सोवियत संघ से मैत्री संबंध किए तो झुकाव उधर हो गया। ये तीसरी आलोचना इसकी होती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। अब ये वो लोग कहते हैं जो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलेक्टिव सिक्योरिटी को, सामूहिक सुरक्षा को सैन्य संगठनों से जोड़कर देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिसका अर्थ होता है एक के लिए सभी और सबके लिए एक, यानी एक समूह बनता है और वो मिलकर आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे ऐसा न कर पाने का आरोप जो है वो लगा रहे हैं, जो सामान्यतः नाटो, सीटो, सेंटो या वार्सा पैक्ट उसके संदर्भ में इस सुरक्षा को देखते हैं। कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पास अपना कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, अपना कोई तंत्र ही नहीं है, इसके माध्यम से वो मिलकर तीसरी दुनिया के देश, अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। और सुरक्षा के लिए इन गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को ही बार बार विकसित देशों के पास जाना पड़ता है, विकसित देशों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। भारत पाक युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, सोवियत संघ के पास गया। वियतनाम युद्ध में दोनों पक्ष शामिल हो गए, अमेरिका, सोवियत संघ और इवन चीन। जो गल्फ वॉर था, मध्य पूर्व का संकट था, चाहे वो सुएज नहर का संकट हो या फिर इजराइल मिस्र का विवाद हो, इजराइल मध्य एशिया का विवाद हो, फिलिस्तीन का विवाद हो, सब में दोनों ही पक्ष शामिल है। दोनों, कोई अमेरिका के पास गया, इधर है। तो ये जो है ये स्पष्ट नहीं था। सुरक्षा के लिए अगर आप बड़े राष्ट्रों के पास जाए
तो आप कहाँ से गुटनिरपेक्ष हो गए, इस आधार पर भी आलोचना की जाती रही। एक और बड़ी आलोचना की जाती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति की कि यह एक संकीर्ण नीति, यह एक लिमिटेड डिप्लोमेसी का माध्यम हो सकता है। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक रास्ता तो हो सकता है, ये पूरा रास्ता नहीं है, ये एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि विदेश नीति इतना व्यापक है, इतनी व्यापक चीज है कि आप उसको सिर्फ गुटनिरपेक्षता की नीति के दायरे में सीमित नहीं कर सकते। शीत युद्ध से अलग होने का भली प्रयास किया हो, लेकिन शीत युद्ध के प्रभाव से, शीत युद्ध के जाल से गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी नहीं बच पाया है। इसलिए संकीर्ण रूप से ये कहना कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, दोनों गुटों से अलग हैं, यह विदेश नीति को संकीर्णता प्रदान करता है और कुल मिलाकर विदेश नीति की असफलता भी हो सकती है। इसलिए यह संकीर्ण नीति स्वीकार्य नहीं है। आरोप एक और लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत विचारों को थोपने जैसा है। यानी कि वो नेता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्टेट्समैन साबित करना चाहते थे, अपने नेतृत्व को स्थापित करना चाहते थे, उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने का प्रयास किया गया, चाहे वो नेहरू, चाहे वो सुकार्नो, चाहे वो कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, ये सब जो है नवोदित, ये सभी जितने राष्ट्र थे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व को साबित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। हकीकत में ये नेता भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष नहीं बना पाए। तो एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम था, ये ऐसा भी कहते। एक बड़ी असफलता और कमजोरी ये भी गिनाई जाती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लाख प्रयास के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई व्यापक सुधार नहीं हुआ। वो अब भी विकसित देशों के चंगुल में था, चाहे वो विश्व बैंक हो या IMF हो या अन्य वित्तीय संस्थान हो, वो सब विकसित देशों के ही निर्णायक चंगुल में थे। वो इसमें अपेक्षित परिवर्तन नहीं कर पाए, उत्तर दक्षिण संवाद के माध्यम से भी नहीं करा। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में भी थी कि वो विकसित देशों के पूरे एक प्रभाव को कम नहीं कर पाए, वो रहा, तो अपेक्षित परिवर्तन नहीं करा। खासकर शीत युद्ध के बाद तो ये आरोप लगा भी है कि यह दिशाहीन हो गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन दिशाहीन। जब गुट ही नहीं तो कहेगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ऐसा कहते हैं, ये आलोचना करते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का गुट साम्यवादी और अमेरिका का पूंजीवादी गुट खत्म हो गया, इनमें तनाव खत्म हो गया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी स्वतः है दिशाहीन, अब इसकी तो कोई दिशा नहीं। ये विशेष रूप से आलोचना की जाती है। और एक बड़ी आलोचना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सामूहिकता एकता का अभाव है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य होने के बावजूद सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय पर ही अलग अलग भाषा बोलते रहे, अलग अलग प्रकार के स्टैंड रहे हैं। तो ये जो है कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमजोरियां हैं, जिसके आधार पर जो नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसको तो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। इसके बाद इसकी प्रासंगिकता इत्यादि के ऊपर कुछ और भी हम देखने की कोशिश करेंगे, फिर अगले पाठ के ऊपर बढ़ेंगे।